अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अडेप्टेशन टू लैंड हैबिटेट। तो इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह ब्रायोफाइट्स ने खुद को लैंड के हैबिटेट के मुताबिक अडॉप्ट किया था, किस तरह उन्होंने ब्रायोफाइट ने खुद को शिफ्ट किया था ग्रीन अलगा की फार्म जो कि वाटरी फार्म थी उससे अपनी लैंड हैबिटेट की तरफ। क्योंकि हमें पता है ब्रायोफाइट्स जो है ये हमारे पास डिसेंडेंट है ग्रीन अलगा से, ये इवॉल्व हुए हैं ग्रीन अलगा से। तो ये इन्होंने किस तरह, इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह ब्रायोफाइट ने खुद को शिफ्ट किया था, हाउ दे शिफ्ट देमसेल्व्स फ्रॉम दी वाटरी फार्म, ठीक है, वाटर से टू लैंड हैबिटेट, ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए ना कुछ निमोनिक्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले है वो निमोनिक्स हम लिखते हैं CMSD चार्जर, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम अगर देखें तो C से कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी चार्जर, ठीक है, कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का चार्जर। तो ये एक निमोनिक्स है, इसको याद करने के लिए, इसके पॉइंट्स को याद करने के लिए। तो C से हम देखते हैं, C से क्या बनता है, कॉम्पैक्ट। पहले हमने इस C को डिस्क्राइब करते हैं, कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर बॉडी, दे हैव कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर बॉडी, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट्स के पास एक कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, ठीक है, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है बॉडी। और ऐसी बॉडी जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है इसको मल्टी सेलुलर बॉडी कहते हैं। जो एक सेल से मिलकर बनी होती है इसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, ठीक है, और एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई बॉडी को हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के पास एक कॉम्पैक्ट मतलब एक दूसरे के बहुत करीब करीब अंदर सेल्स के दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं है, एक दूसरे के बहुत करीब है सेल्स, ठीक है ना। तो इसके पास जो है वो कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर बॉडी होती है। तो इसका रीजन क्या है ऐसी बॉडी होने का, क्योंकि हमें पता है दे लेक वेस्कुलर टिश्यूज। रीजन मैं यहाँ पे ये दे रही हूँ, ठीक है, ये रीजन है। ब्रायोफाइट के पास क्या होता है, इनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वाटर जो होता है जस्ट मूव करता है ओनली बाय सिंपल डिफ्यूजन या फिर कैपिलरी एक्शन के जरिए वाटर इनमें मूव करता है, सिंपल डिफ्यूज करके मूव करता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वाटर मूव करता है बाय सिंपल डिफ्यूजन और कैपिलरी एक्शन। अब सिंपल डिफ्यूजन के लिए ज़रूरी है कि क्योंकि वाटर ने क्या है सेल विद इन सेल मूव करना है, ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह वाटर ने एक सेल से दूसरे में जाना है, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, ठीक है, ऑनवर्ड मूव करना है वाटर ने। तो अगर जो है बॉडी वो कॉम्पैक्ट होगी, सेल्स जो होंगे वो कॉम्पैक्ट होंगे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब करीब होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, तो क्या होगा, जो मूवमेंट होगी वाटर की वो बहुत एफिशिएंट होगी, बहुत जल्दी होगी, ठीक है। जब सेल्स जो होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे, कॉम्पैक्ट बॉडी होगी, ठीक है ना। तो क्यों होती है कॉम्पैक्ट बॉडी, एक तो रीजन है कि इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है, तो मतलब वाटर ने मूव करना है एक फिनोमिना से, सिंपल डिफ्यूजन या फिर कैपिलरी एक्शन के फिनोमिना से, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि इस सिंपल डिफ्यूजन के लिए, डिफ्यूज करने के लिए सेल्स विद इन सेल वाटर को क्या चाहिए, सेल ने एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूज करना है, और इस डिफ्यूजन के लिए क्या होना चाहिए कि सेल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब हों। अगर सेल एक दूसरे के बहुत करीब करीब होंगे तो बहुत आसानी से ये डिफ्यूजन का फिनोमिना हो जाएगा, वाटर की मूवमेंट जो होगी ये एफिशिएंटली करवा दी जाएगी। दूसरी बात है हमारे पास, एक तो ये रीजन है, एक रीजन ये है कि वाटर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो होता है ना ये ज्यादा से ज्यादा वाटर को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, यही बात, एफिशिएंटली ऑब्जॉर्ब कर सकता है, और ये वाटर को होल्ड भी कर सकता है, रिटेंशन, वाटर रिटेंशन कर सकता है। एक तो वाटर को ऑब्जॉर्ब करेगा और फिर वाटर की रिटेंशन करवा सकता है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर किस तरह रिटेंशन करवा सकते हैं, जिस तरह एक स्पंज करवाता है ना, जस्ट लाइक ए स्पंज, जिस तरह आप एक फॉर्म देखते हो वो वाटर को होल्ड करके रखता है, ठीक है ना, इसी तरह ही ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट मल्टीसेलुलर बॉडी वाटर को एक स्पंज की तरह जो है वो उसकी रिटेंशन करवा के रखती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्या कि इसके अंदर ना जो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है सेल्स की, इसकी वजह से स्टेबिलिटी मिलती है बॉडी को, बॉडी गेट स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी बॉडी को मिलती है इस कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट की वजह से, और इस स्टेबिलिटी बॉडी को कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ही देती है, लिग्निन वगैरह नहीं देती, बिकॉज दे लेक लिग्निन, इनके पास लिग्निन नहीं होती। अब स्टेबिलिटी कौन देता है? देयर कॉम्पैक्ट बॉडी, ठीक है, कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर बॉडी कीप देम स्टेबिलिटी। नॉर्मल प्लांट्स के अंदर क्या होता है? लिग्निन स्टेबिलिटी देती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर बॉडी इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मल्टी सेलुलर बॉडी मतलब के जो सेल्स हैं आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। देखो ये सेल्स मिले हैं, और जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतनी मैक्सिमम सनलाइट को कैप्चर किया जाएगा, सनलाइट को अब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। सनलाइट यहाँ से आ रही है और मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे अब्जॉर्ब की जा रही है, तो जिसकी वजह से सनलाइट की मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन की वजह से फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट, सनलाइट की मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो होता है ये फोटोसिंथेसिस को इफिशिएंटली करवाती है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना को ज़्यादा से ज़्यादा करवाती है अब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट, ठीक है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एक और बात, एक तो पॉइंट हमने सी से कर लिया, कॉम्पैक्ट मल्टीसेलुलर बॉडी। इसका रीज़न भी बता दें क्यों कॉम्पैक्ट मल्टीसेलुलर बॉडी बनाई गई है, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन करवानी है, वाटर को की रिटेंशन करवानी है स्पंज की तरह। उसके अलावा इस बॉडी की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलती है, और इसके अलावा जो मल्टी सेलुलर बॉडी है ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट ऑब्जॉर्व करती है ताकि फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना को भी बढ़ाया जा सके। सी है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिंग, एस की, ठीक है ना। तो कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर CM, ठीक है। उसके बाद हम एस की बात करते हैं, एस के अंदर आता है सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, सरफेस एरिया वाले पॉइंट को। सेकंड है सरफेस एरिया, सेकंड पॉइंट है हमारे पास सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में क्या देखते हैं? रिडक्शन इन सरफेस एरिया, या रिडक्शन सेल सरफेस एरिया रिडक्शन, पहले मतलब रिडक्शन इन सेल सरफेस एरिया, क्लियर। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब सेल की सरफेस एरिया को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? उसका एक्सपोजर जो होता है एटमॉस्फेयर को वो भी कम हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है ब्रायोफाइट्स लेक, इनके पास क्यूटिकल नहीं होते हैं। जब इनके पास क्यूटिकल ही नहीं है, क्यूटिकल की लेयर नहीं है, तो ये किस तरह जो है वो एवेपोरेशन से बचा सकेंगे खुद को? क्योंकि क्यूटिकल ही होती है, वो एक वैक्सी लेयर होती है जो प्लांट को एवेपोरेशन से बचाती है, ठीक है। एवेपोरेशन से बचा के पानी को कंजर्व करवाती है, तो जिसकी वजह से क्या किया गया? क्यूटिकल नहीं है, सेल का सरफेस एरिया क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया, सेल का सरफेस एरिया को कम कर दिया गया। जो सेल का सरफेस का एक्सपोजर था एटमॉस्फेयर से के साथ, उसको कम कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंजर्व किया जा सके। इन ऑर्डर टू कंजर्व मोर वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंजर्व किया जा सके, और जब पानी को कंजर्व किया जाएगा तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को विथस्टैंड किया जाएगा, और बॉडी के अंदर जो है वो फिजियोलॉजिकल बैलेंस किया जाएगा, ठीक है ना। एक बैलेंस रखा जाएगा पानी को कंजर्व करने के बाद, और इसके अलावा बॉडी जो है ये पानी कंजर्व करके विथस्टैंड कर सकेगी, जो है वो सामना कर सकेगी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में ड्राउट स्ट्रेस वगैरह आती है, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस यानी कि ड्राउट स्ट्रेस वगैरह को बॉडी फेस कर पाएगी पानी को कंजर्व करके। पानी को कंजर्व किस तरह किया गया? सेल के सरफेस एरिया को कम करके। एवेपोरेशन, जब सेल का सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा? एवेपोरेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह होगा तो क्या होगा कि जो नॉन वेस्कुलर और टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल है उसमें एक बैलेंस आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है जो है खुश्की पर रहने के लिए टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल के लिए वेस्कुलर सिस्टम की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ से आपने पानी को कंडक्ट करवाना है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब पानी को कंडक्ट करवाना है, लेकिन जब नॉन वेस्कुलर सिस्टम होगा, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल जो होगा वो अफेक्ट होगा, ठीक है ना।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें पानी को कंजर्व करवा लिया जाता है, जितना भी पानी वो डिफ्यूजन से डिफ्यूज करवाएगा उतना पानी कंजर्व वो करवा लेगा, इसीलिए फिर वेस्कुलर सिस्टम की खुश्की पर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ इसकी एस की भी बात कर दी सरफेस एरिया। नेक्स्ट डी है डेवलपमेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। किस तरह करवाई जाती है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज की डेवलपमेंट? हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्या होगा कि फोटोसिंथेटिक टिश्यू को इस तरह डेवलप किया जाए कि उसमें क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो। किस तरह इसको डेवलप करवाना है? हमें पता है फोटोसिंथेटिक सेल कौन से होते हैं, मीजोफिल सेल। तो प्लांट ने क्या किया, उसने ना एपिडर्मिस के फौरन बाद मीजोफिल सेल इस तरह रख लिए। ये हमारे पास कौन से हैं, ये लो जी, इसके अंदर क्लोरोफिल है ये वाली। कौन से सेल रख लिए, मीजोफिल सेल। इसका मतलब कि मीजोफिल सेल का कॉन्टैक्ट इन्वायरमेंट के साथ मैक्सिमम है, ताकि इन्वायरमेंट से मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाया जा सके। और इसके यहाँ पे जो मैक्सिमम जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। ठीक है। और वाटर लॉस को भी मिनिमम किया जाता है, वाटर लॉस मिनिमम रखा जाता है। कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये अपने एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल बना देते हैं, क्यूटिकल बना देते हैं ताकि जो है, और अपने सेल सरफेस एरिया को भी कम कर देते हैं ताकि मिनिमम वाटर का लॉस करवाया जा सके। ठीक है। और इसके अलावा जो है ये हमें पता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक सेल जो होते हैं ये जस्ट बिलो रखे गए हैं एपिडर्मिस के, ताकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवाया जा सके सनलाइट के साथ। ठीक है। जब सनलाइट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा तो मैक्सिमम लाइट ऑब्जॉर्व होगी, मैक्सिमम लाइट ऑब्जॉर्व होगी तो फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना भी बढ़ जाएगा। इसी तरह फोटोसिंथेसिस टिश्यू की डेवलपमेंट करवाई गई ताकि फोटोसिंथेसिस को बढ़ाया जा सके। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सी की बात करते हैं हम, क्यूटिकल फॉर्मेशन। और है ये वाला सी, क्यूटिकल फॉर्मेशन। अच्छा, क्यूटिकल फॉर्मेशन क्या होती है कि एक वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल, जो कि क्यूटन प्लस लिपोफिलिक कंपाउंड से मिलके बनी होती है। दे आर मेड अप ऑफ क्यूटन प्लस लिपोफिलिक कंपाउंड्स। अच्छा, कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर क्यूटिकल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, मोस्टली के अंदर ये एब्सेंट होती है। ठीक है ना। तो इसका फंक्शन क्या है क्यूटिकल का, इसने करवानी है वाटर रिटेंशन, रिड्यूस वाटर एवेपोरेशन, वाटर को एवेपोरेट होने से बचाता है। ठीक है। और बैरियर होती है ये टू यूवी लाइट एक्सपोजर। ठीक है। उसके अलावा ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन के खिलाफ भी एक बैरियर होता है, बैरियर टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के खिलाफ ये एक बैरियर के तौर पर काम करती है। ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली है। अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस एज की। ठीक है। ये एज से क्या बनता है, हेट्रोगैमी। तो अगर हम हेट्रोगैमी की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हेट्रोगैमस इनका हैबिट है। हेट्रोगैमस का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर ना मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली डिफरेंट टाइप के गैमेट पाए जाते हैं। दे पोसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स।
गैमेट्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स के पाए जाते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल होंगे इनके अंदर गैमेट। एक होगा मेल एट अ टाइम, दूसरा होगा कौन सा, फीमेल गैमेट। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो है आइसोगैमस हैबिटेट नहीं शो करते हैं। ठीक है ना, आइसोगैमस ये नहीं होते हैं। क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है कि या तो कंडीशन होगी ओगैमी की, ठीक है, तो ओगैमी की कंडीशन में क्या होता है कि एक होगा मेल गैमेट और दूसरा होगा फीमेल गैमेट। ठीक है, तो मेल गैमेट क्या होता है, मेल स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। ठीक है, मोटिलिटी शो करता है। जो फीमेल होता है ना, ये लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट्स, फंस और ह्यूमंस के अंदर हमारे पास ओगैमिस केस आता है। उसके अलावा हेट्रोगैमी का एक और केस है, वो अनाइसोगैमी है, जो कि क्लैमिडोमोनास के वगैरह के अंदर देखा जाता है। तो यहाँ पे आपने जस्ट ओगैमी याद रखना है, क्योंकि ओगैमी ही ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक होगी ये बात। एज की भी बात कर दी हमने। हेट्रोगैमी के डिफरेंट काइंड्स के मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली डिफरेंट काइंड के गैमेट्स पाए जाते हैं इनके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एज के बाद है ए। ठीक है, ए से क्या बनता है, 6 पॉइंट है ए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या बताया जाता है कि इनके अंदर स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट जनरेशन रेगुलरली अल्टरनेट करती है। इसका मतलब क्या है कि स्पोरोफाइट जनरेशन है और दूसरी कौन सी है, गमीटोफाइट। गमीटोफाइट ने एंथ्री के ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया लगने हैं। ठीक है, एक होगा एंथ्रीडिया और दूसरा होगा आर्चिगोनिया। इंथीरिया के ऊपर इंथीरोजॉइड या फिर उसको स्पर्म कहते हैं, वो लगेगा। आर्चिगोनिया में एग की प्रोडक्शन होगी, स्पर्म ने एग के पास फ्लोट कर जाना है, यहाँ पे होगी फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनेगा। ठीक है, अच्छा, जाइगोट से नेक्स्ट, एक मिनट, एम्ब्रियो बनेगा माइटोसिस करके, 2n जाइगोट है, फिर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो भी क्या होगा, 2n। एम्ब्रियो माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट भी क्या है, 2n। स्पोरोफाइट मियोसिस करके स्पोर बनाएगा, क्योंकि मियोसिस करके बना रहा है, तो ये हाफ हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, अब स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा क्या बना देंगे, गेमीटोफाइट। तो इस तरह स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट जनरेशन रेगुलरली अल्टरनेट करती रहती है। इसी फिनोमिना को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जिसमें जो प्लांट की फेज है, एट अ टाइम, एक टाइम में स्पोरोफाइट प्लांट होगा, प्लांट जो होगा वो स्पोरोफाइट होगा और स्पोर प्रोड्यूस करेगा। दूसरे टाइम में प्लांट जो है वो गेमीटोफाइट होगा और गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो स्पोर जो होते हैं ना, स्पोर का फायदा क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं हमारे पास, स्पोर्स क्यों प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, स्पोर एक सीड की तरह इनमें काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है सीड जो है ये सर्वाइवल रेट को बढ़ाता है, प्लांट को दूर दूर तक फैलाने में हेल्प करता है। स्पोर भी इस तरह ही, स्पोर जो है हवा विंड के जरिए दूर दूर तक फैल जाते हैं और वहां पे एक सूटेबल सबस्ट्रेट ऑब्टेन करके वहां पे जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, तो स्पोरोफाइट जो होते हैं ना इनके, ब्रायोफाइट्स के, वो होते हैं होमोस्पोरस। और जो इनके गमीटोफाइट होते हैं ना, ये कौन से होते हैं, हेट्रोगैमस। एक जैसे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको होमोस्पोरस कह रहे हैं। और ये स्पोर जो होते हैं इनका कोई भी पता नहीं होता है कि इन्होंने मेल जो है मेल और फीमेल के अंदर नहीं डिफ्रेंशिएट होते हैं, बल्कि जो हेट्रोस्पोरस केस होता है उसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर स्पोर्स डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा, गेमीटोफाइट की बात करें तो डिफरेंट काइंड्स के गैमेट्स पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको हेट्रोगैमस कंडीशन कहते हैं। यहाँ तक बात हो गई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर की। ठीक है, नेक्स्ट आर हमारे पास क्या है, राइजोइड्स फॉर्मेशन। यहाँ पे हम देखते हैं इनके अंदर राइजोइड्स की किस तरह फॉर्मेशन है। जो राइजोइड होते हैं ना, ये हमारे पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो मिमिक्री कर रहा है ये रूट की। ठीक है, ये सरफेस है,
इसमें से क्या निकल रहे हैं, रूट की तरह के स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एंकरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा ये अब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं वाटर प्लस मिनरल की, वाटर और मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं ये, ठीक है। एंकर करवा रहे हैं सबस्ट्रेट को और वाटर मिनरल को अब्जॉर्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये राइजोइड्स की फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद जी से हमारे पास क्या बनता है, गैमेट प्रोटेक्शन। गेमीट्स की इस तरह प्रोटेक्शन होगी इनके अंदर। तुम्हें पता है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर मल्टी सेलुलर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगते हैं। कौन से होते हैं मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होगा एंथेरिडिया और एक होगा आर्चिगोनिया। ये एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया ना बाहर से कवर होते हैं स्टीराइल सेल्स की जैकेट से, स्टीराइल सेल्स जैकेट। देखो ये हमारे पास है आर्चिगोनिया, ये हमारे पास है एंथेरिडिया। आर्चिगोनिया के बाहर कुछ स्टीराइल सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं जिसको प्रोटेक्ट करते हैं। एंथेरिडिया के बाहर भी कुछ डेड सेल्स होंगे इसको प्रोटेक्ट करेंगे इस तरह, ठीक है। तो ये एंथेरिडिया आर्चिगोनिया, और अगर एंथेरिडिया के अंदर देखा जाए, ये आर्चिगोनिया के अगर आप अंदर देखोगे ये एग पड़ा हुआ है, और अगर ये एंथेरिडिया के आप अंदर देखोगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पर्म पड़े होते हैं, ठीक है। एग और स्पर्म बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा जो एग होता है ना इसका, इसकी एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस है क्योंकि तमाम और जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी एग के पास है। तमाम जो है वो मोस्टली तो सेल का मटेरियल है नेक्स्ट जाइगोट के अंदर, बाकी सारा मटेरियल है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन ये एग के पास है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस वगैरह कोई भी इसमें जो है वो अपना किरदार अदा नहीं करती। एग के पास ही जो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह, यही नेक्स्ट जाइगोट में जाएंगे। इसीलिए एग की एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस होती है, स्पर्म जस्ट जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो गैमेट की प्रोटेक्शन की भी हमने बात कर दी कि स्टीराइल सेल से गैमेट जो है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया जो प्रोटेक्ट करते हैं गैमेट्स को, ठीक है। अच्छा अब हमने बात की है नेक्स्ट जो आर है, आर का मतलब क्या है, इसका रिटेंशन ऑफ एम्ब्रियो। रिटेंशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की रिटेंशन किस तरह करवाई जाती है। तो एम्ब्रियो जो है इसकी रिटेंशन आर्चिगोनियम के अंदर ही करवाई जाती है। हमें पता है कि ये आर्चिगोनिया है, यहाँ से किसने आना है, स्पर्म ने आना है, ठीक है। इंटर होना है यहाँ पे, जब यहाँ तक आ जाना है तो क्या होना, यहाँ पे होगी फर्टिलाइजेशन और क्या बन जाएगा, एक जाइगोट बन जाएगा। देखो दोनों से ही कर देती हूँ इसको ड्रा जाइगोट को, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक बन गया, अंदर एग नहीं रहा। फर्टिलाइजेशन के बाद इसको हम नाम देते हैं जाइगोट का। अब ये जाइगोट ने डिवाइड करना है माइटोटिकली, टू एन जाइगोट ने माइटोसिस करके अपने नंबर इंक्रीज करने हैं और किसके अंदर चेंज हो जाना है, और ज़्यादा डिवीजन करके चेंज हो जाना है एम्ब्रियो के अंदर। अब जो ये एम्ब्रियो की रिटेंशन, एम्ब्रियो की नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्शन जो है वो फर्दर डिवीजन होनी है। एम्ब्रियो ने स्पोरोफाइट बनाना है क्योंकि एम्ब्रियो ने भी माइटोसिस करके 2n स्पोरोफाइट बनाना है, वो भी इसने आर्चिगोनिया के अंदर ही बनाना है। एम्ब्रियो ने बाहर नहीं निकलना, आर्चिगोनिया में ही नेक्स्ट जो है वो डेवलप करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एम्ब्रियो की जो रिटेंशन हो रही है वो आर्चिगोनियम में हो रही है, विद इन आर्चिगोनियम हो रही है। मतलब एम्ब्रियो ने अब माइटोसिस करनी है और किसके अंदर चले जाना है, स्पोरोफाइट के अंदर, ठीक है। स्परंजिया वगैरह इसने जब बनाने हैं तो ये इसने इसी के अंदर ही बनाने हैं आर्चिगोनियम में। इसका फायदा क्या होता है कि सर्वाइवल रेट जो होता है ना नए प्लांट का, नए स्पोरोफाइट का, वो बढ़ जाता है और सर्वाइवल रेट को इंक्रीज करवा दिया जाता है इस रिटेंशन की वजह से। क्लियर। तो आई होप सो कि आपको अडेप्टेशन जो है वो लैंड हैबिटेट की, ब्रायोफाइट की अडेप्टेशन की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म के कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।